हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम उर्दू जुबान के आगाज और इर्तिका से मुताल्लिक गुफ्तगू करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये सेशन हर उर्दू के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम हो या फिर टीजीटी के एग्जाम हो या फिर पीजीटी के एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल के एग्जाम यानी एस-टेट के एग्जाम हो। उन सभी एग्जाम्स में ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे पहले देखें, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, उन्हीं को आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत होगी। इस सेशन का आगाज होता है, जुबान समाजी जिंदगी में इजहार और तरसील का सबसे मौसर जरिया है। जरूरियाती जिंदगी ने जुबान पैदा की, जुबान ने तहजीबी अमल को एक खास सिमत मुहैया की। हर जुग्राफियाई इलाके में कोई ना कोई जुबान जरूर परवान चढ़ी, इसीलिए एक ही मुल्क में कई जुबानें और बोलियां वजूद में आई। हिंदुस्तान में छोटी बड़ी तकरीबन 600 जुबानें बोली जाती हैं। इस लाइन को आप याद रख सकते हैं, ये लाइन देखिए इंपॉर्टेंट है। चुनांचे हिंदुस्तान को जुबानों का घर भी कहा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट लाइन है। हिंदुस्तान को जुबानों का घर भी कहा जाता है। कोई भी जुबान यकायक वजूद में नहीं आती, उसके बनने के पीछे सदियों का तारीखी और तहजीबी अमल कार फरमा होता है। जिस तरह कोई तहजीब बेमेल नहीं होती, इसी तरह दुनिया की किसी जुबान को बेमेल नहीं कहा जा सकता है। उर्दू जुबान भी मखलूत या मिली जुली जुबान है, इस बात को याद रखेंगे। उर्दू जुबान मखलूत या मिली जुली जुबान है। दूसरी जुबानों की तरह उर्दू जुबान भी सदियों में बनी और उसकी बनावट कई बोलियों और जुबानों ने हिस्सा लिया। 8वीं सदी ईस्वी से 10वीं और 11वीं सदी ईस्वी तक जो मुसलमान हिंदुस्तान आए, उनका ताल्लुक मुख्तलिफ इलाकों से था। उनमें अरब, ईरानी, अफगानी और तुर्की थे, जिनकी जुबानें अलग अलग थी। एक ही मजहब के पैरोकार होने के बावजूद फिक्र ख्याल और आदाब जिंदगी के लिहाज से इनमें काफी फर्क था। मुसलमानों की आमद के वक्त यहाँ प्राकृत जुबानें बोली जाती थीं। अब देखिए, ये लाइन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप जहन में रखेंगे। यानी मुसलमानों की आमद के वक्त यहाँ पे कौन सी बोलियां बोली जाती थी, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है जी, यानी प्राकृतिक बोली जाती थी। प्राकृत के माने क्या है? यानी फितरी जुबान। संस्कृत आला तबके तक महदूद हो गई थी। प्राकृतों ने अवामी मेलजोल की जुबान का दर्जा हासिल कर लिया था। यहाँ ये बताना जरूरी है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो प्राकृतिक मकामी बोलियों के तौर पर राइज थी, उन्होंने आगे चलकर एक या एक से ज्यादा मुस्तहकम जुबानों की शक्ल इख्तियार की। उन्हीं में एक उर्दू भी है, इस बात को आप जहन में रखिएगा, उन्हीं में एक उर्दू भी है। आगे देखिए, जिन पॉइंट्स को हम हाईलाइट करेंगे उन्हें आप जरूर याद रखेंगे। दुनिया की जुबानों का सबसे बड़ा खानदान हिंद यूरोपीय खानदान है, इस बात को आप याद रखेंगे। सबसे बड़ा खानदान हिंद यूरोपीय खानदान है। इसी हिंद यूरोपीय खानदान की मशरकी शाख हिंद आर्याई कहलाती है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन से यही सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंद आर्याई कहलाती है। हिंद आर्याई की इर्तिकाई शक्लें जदीद हिंद आर्याई जुबानें कहलाई, जिनमें से एक उर्दू भी है। इस लाइन पे आपको फोकस करने की जरूरत है। हिंद आर्याई जुबानों की मुख्तलिफ अहद को दरअसल फ्लो चार्ट की सूरत में पेश किया गया है। आगे देखिएगा, देखिए आपके सामने चार्ट पेश किया गया ताकि इस चार्ट के जरिए बआसानी आप चीजों को समझ सकें और अच्छे से उनको लर्न कर सकें। देखिए चार्ट में क्या बताया गया है, पहले कदीम हिंद आर्याई, वस्त हिंद आर्याई, उसके बाद में जदीद हिंद आर्याई। यहां पे देखिए वैदिक संस्कृत हिंद आर्याई की इब्तदाई शक्ल, वैदिक संस्कृत, क्लासिकी संस्कृत और उसके बाद में प्राकृतिक, उससे प्राकृतिक वजूद में आती, जिनका मतलब क्या, कुदरती जुबानें यानी फितरी जुबानें। अब प्राकृतिक कितनी शक्लें हैं? पेशाची है, अर्धमागधी, मागधी है, शोरशीनी है, महाराष्ट्री। इन्हें जरूर आप याद रखेंगे। प्राकृत की आमतौर पे 5 शक्लें नजर आती हैं, पेशाची, अर्धमागधी, मागधी, शोरशीनी और महाराष्ट्री। महाराष्ट्र के इलाके में शोरशीनी, शोरशीनी का मतलब क्या होता है? मथुरा। मागधी, इसे भी आप याद रखेंगे। ऐसे ही पेशाची यानी कश्मीर, पंजाब का इलाका।
अब देखेंगे उर्दू का आगाज कहां से हुआ, उर्दू के बारे में पूरा यहाँ पे डिटेल में समझाया गया है इस नक्शे के जरिए। शोरशीनी से शोरशीनी अपभ्रंश वजूद में आती है और उसके बाद में मगरबी हिंदी उसी से निकलती है। फिर मगरबी हिंदी की जो है 5 बोलियां हैं, याद रखना है। मगरबी हिंदी की 5 बोलियां, खड़ी बोली, हरियाणवी या फिर बांग्लू उसी का नाम है, ब्रिजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। ये बहुत अहम चीज है। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया कि मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं, तो याद रखना है 5 बोलियां शामिल है। कौन कौन सी? खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। और हरियाणवी के नाम भी पूछे गए आपसे, तो याद रखना हरियाणवी में बांगड़ू और क्या नाम है, जाटू भी इसके नाम। एक और नाम भी आप याद रख सकते हैं, जाटू। ठीक है जी, ये नाम भी आप याद रख सकते हैं, जाटू। एक चीज और यहां पे समझ लीजिएगा, खड़ी मगरबी हिंदी को इनके लहजे के बुनियाद पर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक वो बोलियां जो आ का लहजा रखती हैं, आ का, तो उनमें खड़ी बोली और हरियाणवी शामिल है, याद रखेंगे। खड़ी बोली हरियाणवी शामिल है। ब्रिजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी ये बोलियां जो ऊ का लहजा रखती हैं। अब खड़ी बोली से उर्दू और हिंदी निकलती हैं, इस बात को आप जहन में रखेंगे। चलिए, आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। यही सभी क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। अब देखेंगे, कदीम हिंद आर्याई को वैदिक और क्लासिक संस्कृत के नामों से मौसूम किया जाता है, इस बात को आप जहन में रखिएगा। वस्त हिंद आर्याई जुबानों को प्राकृत की जेल में लिया जाता है, जिनमें एक शोरशीनी भी थी। शोरशीनी प्राकृत से शोरशीनी अपभ्रंश वजूद में आई और उसी से मगरबी हिंदी निकली, जैसा कि चार्ट में दिखाया गया है। इस मगरबी हिंदी से जो जुबानें और बोलियां पैदा हुई, उनमें एक खड़ी बोली है जो उर्दू और हिंदी दोनों का सरचश्मा है। यानी उर्दू और हिंदी दोनों का सरचश्मा कौन सी बोली है? वो है खड़ी बोली, याद रखें। आगे बात करते हैं। हर जुबान का एक रस्म खत होता है। ज्यादातर जदीद जुबानों के रस्म खत दूसरी जुबानों से माखूज हैं, जैसे उर्दू ने अरबी व फारसी रस्म खत, हिंदी ने नागरी और यूरोपीय जुबानों ने रोमन रस्म खत इख्तियार किया है। इस बात को आप याद रखेंगे, लाइन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह वह जुबान जिंदा कहलाती है जो दूसरी बोलियों और जुबानों के अल्फाज कबूल करती रहती है। उर्दू एक ऐसी ही जुबान है जिसमें अफ़आल और उनको बरतने और बदलने के तरीके हिंदुस्तानी हैं। अरबी, फारसी और तुर्की के उन अल्फाज की तादाद ज्यादा है जो हिंदुस्तान की दूसरी जुबानों में भी राइज हैं और जो अवाम में भी रोजमर्रा की हैसियत रखती हैं। दूसरी जुबानों से मुराद पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, मराठी, गुजराती और बंगाली है। पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, सराइकी और पश्तू का रस्म खत उर्दू से मिलता जुलता है। पंजाबी गुरमुखी में भी लिखी जाती है। रस्म खत के फर्क के बावजूद उर्दू और हिंदी के कवायद के उसूल तकरीबन एक जैसे हैं, इसीलिए दोनों जुबानें आपस में बहनें कहलाती हैं, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सवाल भी अक्सर किया जाता है कि उर्दू हिंदुस्तान के किस इलाके में पैदा हुई। जुबान के बास माहिरीन का ख्याल है कि उसने पंजाब में जन्म लिया, क्योंकि जब दिल्ली के इर्द गिर्द उर्दू अपनी शक्ल बना रही थी, इसी जमाने में पंजाबी जुबान भी बन रही थी। उर्दू पंजाब में पैदा हुई, ये किसका नजरिया है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए, महमूद शिरानी का। दिल्ली और उसके गिरदोनवा में उर्दू के जन्म लेने का, पैदा होने का जो नजरिया है, किसका है? मसूद हुसैन खां का है। इसे भी आप याद रखेंगे। पंजाब में उर्दू एक किताब है, किसकी तसनीफ है? महमूद शिरानी की। मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू किसकी तसनीफ है? मसूद हुसैन खां की। आगे बढ़ते हैं। बाज लोगों का इसरार है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई। यह ख्याल शायद इसलिए पैदा हुआ कि उर्दू का कदीम मजहबी और अदबी सरमाया दक्कनी में मिलता है। पहले यह ख्याल भी आम था कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। यह किसका कौल है? मोहम्मद हुसैन आजाद का। अब लिसानियात के बेशर माहिरीन का फैसला यह कि उर्दू दिल्ली और उसके कुर्ब-ओ-जवार के इलाकों में बोली जाने वाली खड़ी बोली से निकली है। पंजाबी से दिल्ली की न सिर्फ ये कि हदें मिलती हैं, बल्कि दिल्ली का पंजाब वालों से और पंजाब से दिल्ली वालों का घर आंगन का रिश्ता है। खड़ी बोली का दूसरी बोलियों से मेल जोल था। यह असर पंजाबी में भी देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी के बाद 1327 में जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्कन की तरफ कूच किया और दौलताबाद को दारुस सल्तनत बनाया था, तब बड़ी तादाद में आबादियां भी मुंतकिल हुई। उनमें दिल्ली शहर के आम बाशिंदों के अलावा ताजिर, सूफिया इकराम और फौजी भी थे। अपने जरूरी साजो सामान के अलावा शुमाल में बोली जाने वाली खड़ी बोली
और दूसरी बोलियां भी उनके साथ थी। उर्दू उनसे फायदा उठा रही थी। एक बरस बाद ही मोहम्मद तुगलक फिर दिल्ली लौट आया। बहुत से लोग उसके साथ वापस आ गए और बहुत से वहीं आबाद हो गए, वहीं बस गए। अलावा उसके जो सूफिया, ताजिर और फौजी दक्कन की तरफ सफर करते थे, उनके लिए सबसे बेखतर रास्ता गुजरात से होकर जाता था। ये लोग जहां जहां पहुंचे उनके साथ उर्दू भी थी, जिसे जुबान दहलवी भी कहा जाता है। याद रखेंगे, उर्दू को जुबान दहलवी भी कहा जाता है। गुजरात पहुंचकर उर्दू का रिश्ता वहां की मकामी बोली के साथ कायम हुआ और वह गुजरी कहलाई। जहां शुमाल में ब्रिज, अवधी, हरियाणवी, पंजाबी बोलियों के साथ उसके लिसानी रिश्ते मजबूत हुए, वहीं वो जुनूब की दूसरी मकामी बोलियों के साथ घुल मिल गई। इस अम्र की भी अहमियत है कि जो सूफिया इकराम या बादशाह या फौजी दूसरे मुल्कों से हिंदुस्तान आए, वो यहीं होकर रह गए। उनके रहन सहन के तरीकों, उनके रसूमात और ख्यालात ने यहाँ की जिंदगी पर गहरा असर डाला और यहाँ की तहजीबी जिंदगी उनके ज़हन व फिक्र पर असर अंदाज हुई। इस तरह अपने मुल्की या मादरी जुबान से रफ्ता रफ्ता उनके रिश्ते कमजोर पड़ने लगे। यहाँ की मुख्तलिफ बोलियों से मिलकर जो जुबान बन रही थी, उसको न सिर्फ उन्होंने अपना लिया, बल्कि जुनूब में कुली कुतुब शाह ने इस जुबान में शायरी की और शुमाल भाषा में शाह आलम सानी ने ब्रिज भाषा में दोहे कहे। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन सा है? तो आपका जवाब हो जाएगा कुली कुतुब शाह। याद रखेंगे, ये वो जुबान थी जिसका रस्म खत अरबी व फारसी था, लेकिन वह खुद हिंदुस्तानी थी, इसलिए उर्दू जुबान को कभी हिंदुस्तानी भी कहा गया है। हिंदी, हिंदवी और जुबान देहलवी के नाम से भी इसे याद किया गया है, लेकिन अब उसे उर्दू ही कहते हैं। उर्दू जुबान की तरवीज व इशाअत में उर्दू के सकाफती और समाजी इदारों ने अहम किरदार अदा किया है। इन इदारों में दास्तान गोई, मरसिया ख्वानी, मुशायरा, कव्वाली, चहार बैत, मुजरे और गजल गायकी अहम है। इन इदारों ने उर्दू अदब की हिकायती रिवायत को भी परवान चढ़ाया है। उर्दू मुख्तलिफ कौमों के बाहम इख्तिलात से पैदा हुई। मकामी और बाहर से आने वाली कौमों के दरमियान राब्ते की जरूरत के लिए एक ऐसी मिली जुली जुबान की जरूरत थी जो उनके दरमियान तरसील का जरिया बन सके। इसलिए मकामी जुबानों और अरबी, फारसी, तुर्की, पश्तो वगैरह जुबानों के मिलाप से उर्दू की नशो नुमा हुई। खानखाहों, दरबारों और बाजारों में उर्दू का इर्तिका हुआ और परवान चढ़ी। उर्दू वालों की मुख्तलिफ मुल्कों में नकल मकानी ने उसे हिंदुस्तान गिर हैसियत दिलाई। यही वजह कि वह किसी सूबे की जुबान न होकर पूरे मुल्क की जुबान है। उर्दू को बर्र-ए-सगीर हिंद पाक के बिलखुसूस सार्क ममालिक में राब्ते की जुबान भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, उर्दू हिंदुस्तान में बिहार, यूपी, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश के अलावा बंगाल और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला की दूसरी सरकारी जुबान भी है। पाकिस्तान में ये पहली सरकारी जुबान है और कश्मीर में भी इसे ये मकाम हासिल है। बरतानिया और खलीजी ममालिक में भी उर्दू बोलने वालों की काबिल जिक्र तादाद मौजूद है। तो ये होगी उर्दू के आगाज और इर्तिका से मुतालिक मुख्तसर गुफ्तगू। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होगा। तो इस सेशन को, इस क्लास को उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए तो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या टीजीटी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या डीएसएसबी के एग्जाम में टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये सेशन उन सभी के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।